माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इतने दिनों से एपिसोड नहीं आया है, लेकिन अब से ऐसा करूँगा कि जल्द से जल्द सारा एपिसोड आए और वो भी एकदम सही से। थोड़ा बहुत दिक्कत था, इसकी वजह से एपिसोड नहीं आ रहा था, लेकिन अब से आएगा। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। पिछली बार हमने देखा था कि नील की बहन को, मतलब नीलिमा को, किसी काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे आगे। नील ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसे कबीले के लिए एक गुलाम के रूप में रखा गया था। उसे हर रोज़ बुरी तरह घायल होने तक पीटा जाता था। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि देवदत्त ने उसे स्वर्गीय दिव्य औषधि गोली छीन ली, जो मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। हालांकि उसकी बहन नीलिमा की उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वो किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। नीलिमा सुंदर नगर की एकमात्र उम्मीद थी, यहाँ तक कि वो नील से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वो मात्र 12 वर्ष की थी, तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार गया था, और इसीलिए उसने सुंदर नगर राज्य को छोड़ दिया। इस तरह वो पारिवारिक कलह से बच निकली। अगर वो कुछ दिन और यहाँ रुकती तो शायद उसके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया जाता। नीलिमा के जाने के कुछ दिन बाद ही नील के पिता की हत्या कर दी गई थी और उसे गुलाम बना दिया गया था। इस कारण पिछले 3 वर्षों से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर भी वो सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन देवदत्त की बात सुनने के बाद उसे अचानक नीलिमा की चिंता होने लगी। वो नीलिमा की चिंता में इतना खो गया कि जब शिष्य उस पर हमला कर रहे थे तो वो बचाव करना भी भूल गया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से कराते हुए तहखाने में लेट गया। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये तुम्हारी दवा है। कारागार प्रभारी ने दवा की पुड़िया को बेपरवाही से नीचे फेंक दिया और फिर वापस जाने लगा। प्रशिक्षण सहायक कोई धातु के नहीं बने थे, इसलिए यदि उनके घाव ठीक नहीं हुए तो कुछ दिनों के बाद आंतरिक चोटों से मर जाएंगे। इसीलिए राज परिवार उन्हें ठीक होने के लिए दवा प्रदान करता है। हालांकि निम्न श्रेणी की दवाएं होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता था। नील ने थके हुए चेहरे के साथ जब दवा की उस पुड़िया को खोला तो उसमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, कारागार प्रभारी बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? कारागार प्रभारी बिरजू ने बिना उत्तर दिया, एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। नील ने बिरजू को घूर कर देखा और जोर से चिल्लाया, राज परिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है कि तुम अपनी जेब भी भरने लगे हो। सुंदर नगर में चोरी करना एक अपराध है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कारागार प्रभारी ने कठोर जवाब दिया, बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? मैं इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्षण भर पहले वो गुस्से में था, लेकिन बिरजू की प्रतिक्रिया ने उसे शांत कर दिया। लेकिन उसने बिरजू को चमकदार आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक तेज जानलेवा इच्छा छिपी हुई थी। नील की टकटकी ने बिरजू को डरा दिया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर नील को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नील ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम कबीले में केवल एक गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। नील ने 2 कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी उंगली चटकाते हुए ऊंची आवाज़ में पूछा, तुम राज परिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौती हरकत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? बिरजू अब उसकी प्रतिक्रिया देखकर वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो तकाने से भाग गया और लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। नील वायुपुत्र ने उपहास किया, कमीने इस तरह की नीच हरकतें ही कर सकते हैं,
इसके बाद उन्होंने सिर हिलाया। वो चुपचाप बैठ गया और दिया जलाकर किताब को निकाल लिया। उस, उसने पढ़ने उसने पढ़ उसने किताब के पन्नों को पलटा, लेकिन अपनी बहन नीलिमा की चिंता के कारण वो किताब पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। मैं सुंदर नगर की इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता, पर समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागरूक किया है। इस शक्ति के साथ सप्तसिंधु आश्रम को भूल जाओ, मैं इस सुंदर नगर से भी बाहर नहीं जा सकता। नील ने उस छोटे से तहखाने में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वो जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सका। मैं कमज़ोर मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, वरना मैं इस छोटे से तहखाने में नहीं फंसा होता। मुद्दा ये है कि मैं एक गुलाम हूँ। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बढ़ना पड़ता है और इस तरह से मुझे साधना करने का समय भी नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं देर सवेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जितना वो इस बारे में सोचना उतना ही चिंतित होता जाता। उसने मेज पर अपनी दृष्टि डाली। पुरानी और जीर्णशीर्ण जीवन के सूत्र की पुस्तक अभी भी वही पड़ी थी। इस फटी पुरानी किताब में सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा है? इस पुस्तक को देखकर उसे कुछ पुराने किस्से याद आ गए। सुंदर नगर हमेशा से इतना कमज़ोर नहीं था। लगभग 1200 साल पहले संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र पर सुंदर नगर का ही शासन था, लेकिन फिर अचानक राक्षसों की एक बड़ी फौज ने सुंदर नगर पर हमला कर दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरी धरती लाशों से ढक गई थी। राक्षसों ने सभी ताकतवर योद्धाओं को बेरहमी में से मार दिया, यहाँ तक कि कई प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हें जिंदा ही निगल लिया। वो मंजर इतना भयानक था कि उसके बारे में सोचकर ही किसी की रूह कांप जाए। लेकिन तभी कहीं से एक दिव्य प्रकट हुए जिनका नाम भृगु ऋषि था, और उन्होंने सभी राक्षसों को अपनी पवित्र श्वेत अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। उसके बाद भृगु ऋषि ने राज परिवार के वर्तमान वंशज को दिव्य औषधि गोलियां और जीवन का सूत्र पुस्तक देते हुए कहा कि इस पुस्तक में दिव्य शक्तियों के सूत्र है और इन दिव्य शक्तियों के जागरूक करने वाला व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करेगा। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी इसके अंदर किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में असमर्थ नहीं हुआ। नील ने उस तथाकथित दिव्य शक्तियों के बारे में सोचकर बार बार इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन इसे इस तरह का कोई भी सूत्र नहीं दिखा। उसने नाराजगी से किताब उठाई, उसे बीच से फाड़ दिया और उसे जलाने के लिए दिए के ऊपर रख दिया। आग ने तुरंत किताब को जलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो किताब कर जलकर राख हो गई। किताब को जलाते हुए देखकर नील को बहुत पछतावा उसने मन ही मन विलाप किया, नील, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है। तुम दूसरों की दया पर जी रहे हो और बलि के बकरे की तरह तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है। दुर्भाग्य से आग बहुत तीव्र थी और उसने किताब को पहले ही राख कर दिया था। व्याकुल होकर नील ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब अभी भी कुछ हिस्से सुरक्षित हो। नील राख साफ कर रहा था, तभी उसे कुछ दिखा। फिर उसने बोला, ये क्या है? सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकला। मतलब वो जो राख थी वो साफ करने गया तो फिर उसे कुछ दिखा, जिसमें उसने बोला कि ये क्या है? उसके अंदर से उसे कुछ सुनहरा सा दिखा। उसके बाद उसने उस सुनहरी चीज़ को बाहर निकाला। वो एक स्वर्ण पत्र की तरह था। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था। ज़रूर इसे किताब के अंदर छिपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छिपाएगा? हालांकि जब नील ने अपनी आंखें स्वर्ण पत्र पर केंद्रित की तो उसके आंखें अचानक चौड़ी हो गई। स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। नील ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भी चिन्ह को पहचान नहीं पाया। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गए। प्रत्येक छोटे टुकड़े में एक विशेष प्रतीक था जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिख रहा था।
लेकिन तभी अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपक गए। धीरे धीरे उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों, शरीर और पैरों तक फैल गए। नील के शरीर का हर हिस्सा अब स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़ों में लिपटा हुआ था। उसका आखिरी टुकड़ा सीधे उसके मस्तिष्क में उड़ने लगा। उसे लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से उस पर वार किया गया हो। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर पर सोने की परत तेजी से चमकने लगी। नील ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर किसी चट्टान की तरह गर्म होने लगा है। तो ये था आज का एपिसोड, जो 10 मिनट में ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आशा करूँगा कि अगला चैप्टर भी 2 दिन के पहले ही ला दूँ। इसी के साथ मिलेंगे नए एपिसोड में। मैं हार्दिक प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही।